तो यहाँ पे GS स्टार्ट हुआ है यानी कि साइंस स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है, ये आपको बताना है। और आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ABCD जो भी हो हमारे बताने से पहले आप फिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा, यानी कि जल। ठीक है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला स्टार्ट करते हैं 46 के बाद अगला 47 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। UNEP का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि नैरोबी केन्या में। ठीक है, केन्या एक देश है, केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। तो याद रहेगा नैरोबी केन्या। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 48 नंबर का सवाल। बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, यानी कि बाह्य विलयन कैसा विलयन होना चाहिए जिसमें कि कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा, यानी कि हाइपोटोनिक अगर विलयन हो तो क्या होगा कि कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, कोशिका का आयतन कब बढ़ेगा, जब विलयन हमारा कैसा हो, हाइपोटोनिक हो, हाइपोटोनिक। तो ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 39 नंबर का सवाल है आपका, MTP का विस्तार क्या है, यानी कि MTP का विस्तार क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर D यानी कि मेडिकल, एक बार फिर से लेते हैं, मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका 50 नंबर का सवाल, जड़त्व का SI मात्रक है, यानी कि जड़त्व का SI मात्रक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये गलत दिया है ना इसमें ऑप्शन, kg मीटर, यहाँ पे सेकंड नहीं होगा दोस्तों, सेकंड और माइनस नहीं होगा। ठीक है, सेकंड और माइनस, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर होता है जड़त्व का SI मात्रक। यूनिक बुक में है, कुछ गलती भी दिया रहता है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बुक का है गलती तो हम क्या ही कर सकते इसमें, है ना। तो जो हमको पता चलता है वो आपको हम बता देंगे। तो kg मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का SI मात्रक kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 51 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है, ये आपको बताना है, गुणसूत्र में क्या मौजूद रहता है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 52 नंबर का सवाल है आपका, निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि मार्बल। मार्बल एक पत्थर होता है, वो तत्व नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो मार्बल। ठीक है, याद रहेगा मार्बल। 52 का आंसर A करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 53 नंबर का सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कान कवक के उदाहरण हैं, कान कवक के उदाहरण आपको बताने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि यीस्ट, टॉड स्टूल और पुकीनिया, सभी क्या है, कान कवक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 54 नंबर का सवाल है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि जर्मेनियम को। ठीक है, जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों और 55 नंबर का सवाल है आपका, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है, ये आपको बताना है। बहुत ही VVI सवाल है, ये लगा लीजिएगा, VVI लगा लीजिएगा। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है या प्रतिक्रिया करके क्या देता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि लवण देता है। ठीक है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण देता है। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 56 नंबर का सवाल, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य किस बिहार के किस जिला में स्थित है, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य पूछ रहा है बिहार के किस जिला में ये स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 57 नंबर का सवाल है आपका, इनमें से कौन धातु है, ये आपको बताना है, इनमें से धातु कौन सा है, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि Na। सोडियम जो है एक धातु है, ठीक है, तो याद रहेगा Na क्या है, एक धातु है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 58 नंबर का सवाल है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है किसके साथ, यानी कि किस अवस्था में, ठीक है, ये आपको बताना है किस अवस्था में वस्तु गति करेगी अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो। फिजिक्स का ये सवाल है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि एक समान त्वरण से, ठीक है। यदि वस्तु के विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो एक समान त्वरण से कोई भी वस्तु गति करेगा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है आपका यहाँ से 59 नंबर का स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा, ठीक है, किस प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। AC DC या दोनों, किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि DC होता है, ठीक है। बैटरी से प्रवाहित विद्युत धारा कैसा होता है, तो DC होता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 60 नंबर का सवाल है आपका, गाय की स्वदेशी या फिर देसी नस्ल की विशेषता क्या होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A और B दोनों, ठीक है, A और B दोनों हो जाएगा। स्वदेशी या देसी नस्ल की गाय की विशेषता यानी कि दीर्घ अवधि तक दूध देना और अल्प अवधि तक दूध देना, ये दोनों विशेषता उसमें पाया जाता है स्वदेशी या फिर देसी नस्ल की गाय में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 61 नंबर का सवाल है आपका, 4 द्रव A B C N D का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः A का दिया है 1.26, फिर 1.0, फिर दिया है 0.8, फिर दिया है 13 यानी कि 13.5। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबोया जाता है। कह रहा है इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को स्किप करके फिर से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप अपना आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को स्किप करके आप खुद से पहले पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी, ठीक है, ये वाला सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सी। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे और यहाँ पे आपका 52 नंबर का सवाल, द्रव का गैस में बदलना कहलाता है क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि वाष्पीकरण। अगर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। और यदि कोई ठोस गैस अवस्था में बदल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तब उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 63 नंबर का सवाल है आपका, एमनियो क्या बोला गया है, एमनियोटा, ठीक है, एमनियोटा यानी कि एमनिया समूह में शामिल है, ये आपको बताना है। यानी कि एमनियोटा का ही एक अलग से नाम दे दिया गया है, एमनिया समूह में शामिल कौन कौन से होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये तीनों वर्ग के जीव इसमें आते हैं एमनियोटा या फिर एमनिया समूह में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 64 नंबर का सवाल देखिए, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, ये आपको बताना है। बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर बिजली घंटी काम करती है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 65 नंबर का सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आभासी और लेटरली उल्टा, यानी कि लेटरली यानी कि बिल्कुल उल्टा, ठीक है, तो आभासी और उल्टा। तो चलते हैं अब अगले सब्जेक्ट पे, यहाँ से जीके आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जीके। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कर रहा है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है, ठीक है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल में, ठीक है, नेपाल देश में कौन सा नगर स्थित है, पोखरा। पोखरा नगर कहाँ स्थित है, नेपाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 67 नंबर का सवाल है आपका, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 68 नंबर का सवाल देखिए, टैक्सोल का उपयोग होता है कहाँ पे होता है, टैक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है, टैक्सोल का उपयोग।
तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैंसर में, ठीक है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सवाल कहा गया है गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गार्ज। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु नदी पर स्थित है क्या चीज़? गिलगिट गॉर्ज, ठीक है। गिलगिट गॉर्ज सिंधु नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 70 नंबर का सवाल है आपका अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है, कब और कहाँ हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, यानी कि 1936 ईस्वी में, और कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 71 नंबर का सवाल है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल पे 72 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है, यानी कि पेय फसल माना जाता है? पीने योग्य फसल, पेय माने पीने योग्य फसल। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि चाय, है ना। चाय पीते हैं ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेय माने पीना, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 73 नंबर का सवाल है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि अखबारी कागज़, ठीक है। जो अखबार वगैरह छपता है ना, पेपर वगैरह, जिसमें हम न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं, तो नेपानगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? न्यूज़पेपर का जो कागज़ आता है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए। चलिए अगले सवाल पे 74 नंबर का सवाल है आपका बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये बहुत ही मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, तो इसको MVVI कर लीजिएगा, कई बारी एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये आपको बताना है। तो बिहार DLED आप लोग का है भी, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्सेनिक का, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 75 नंबर का सवाल है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? विरोध नस्ल पर आधारित था, ये आपको बताना है। चलिए तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका 76 नंबर का सवाल मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि अंटार्कटिका, ठीक है। मीठे पानी का लगभग 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक और कौन सा एरिया आएगा ये आपको बताना है। तो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 77 नंबर का सवाल है आपका इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ठीक है, पर्वतीय वन में इनमें से कौन सा वृक्ष पाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि चेस्टनट, ठीक है। चेस्टनट एक ऐसा वृक्ष है जो आपको जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है, ठीक है, पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो चेस्टनट नामक वृक्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 78 नंबर का सवाल है पटना का पुराना नाम क्या था? क्या मस्त सवाल है दोस्तों, आ गया ना फिर से बिहार से रिलेटेड सवाल। पटना का पुराना नाम क्या था ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को तो पता होगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त तीनों। कई लोग आ जाएगा सिर्फ पाटलिपुत्र मार के। तो पटना का पुराना नाम था अजीमाबाद, फिर कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, ये तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 79 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ मिलती है ये आपको बताना है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 80 नंबर का सवाल है डैश में प्रकाशित ब्रूंडलैंड कमीशन रिपोर्ट के ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
यानी कि कब ये प्रकाशित हुआ था ब्रूनलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1987 ईस्वी में। ठीक है, 1987 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 81 नंबर का सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, ये आपको बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1945 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आपका अगला सवाल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका 82 नंबर का सवाल आपका कहता है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा, ये आपको बताना है। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र, एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो आपको दिशा बताता है। ठीक है, तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि अरबों से सीखा था। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करने के लिए अरबों से सीखा था, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 83 नंबर का सवाल। देखिए, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि जनमत निर्माण में। चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ मिलता है हमें, तो जनमत निर्माण में लाभ मिलता है। चलिए अगले सवाल पे 84 नंबर का सवाल है आपका, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त कब प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी लगाइएगा, यानी कि 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को, हमारे देश आज़ाद होने के 1 साल लगभग बाद। ठीक है, तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों को संयुक्त रूप से राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 85 नंबर का सवाल है आपका, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ ने अलग नहीं हुआ, ये आपको बताना है। कौन सा राष्ट्र संघ ऐसा था जो कि अलग नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अपना देश भारत। ठीक है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्रीय संघ से सदस्यता जो है वापस ले लिया था, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश था जो कि सदस्यता वापस नहीं लिया था राष्ट्रीय संघ से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, और यहाँ से आपका तार्किक स्टार्ट हुआ, लेकिन हमको ये तो नहीं देखना है और इसको हम स्किप करते हैं, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों वापस से। चलिए सामान्य हिंदी अब हम देख लेते हैं, सामान्य हिंदी। तो सवाल है आपका, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि 2। ठीक है, कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे 97 नंबर का आपका सवाल है। अब नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। नाविक का संधि विच्छेद, तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 जोड़ 1। 9 जोड़ 1 क्या हो जाएगा, नाविक। 9 जोड़ 1 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल पे 98 नंबर का सवाल है आपका, मैं लिख नहीं सकता वाक्य को भाववाची में बदलिए। भाववाची में आपको बदलना है, मैं लिख नहीं सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि मुझसे लिखा नहीं जाता, या फिर मुझसे लिखा नहीं जा सकता। मुझसे लिखा नहीं जा सकता यह क्या है, एक भाववाची में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, मैं लिख नहीं सकता का भाववाची क्या बन जाएगा, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आपका 99 नंबर का सवाल है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात लोकगीति का अर्थ है, यानी कि मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा मुहावरे का अर्थ। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोड़े दिनों का सुख, है ना। थोड़े दिनों का सुख, यानी कि 4 दिनों की चांदनी है फिर तो अंधेरी रात आना ही है, तो थोड़े दिनों का सुख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 100 नंबर का सवाल। देखिए 100 नंबर का सवाल क्या कहता है, रूपक अलंकार ढूंढें। आपको रूपक अलंकार ढूंढकर बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भानुवंश राकेश कलंकु। ठीक है, कलंकु, भानुवंश राकेश कलंकु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 101 नंबर का सवाल है आपका, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता हो। ठीक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता हो तो वह समास होगा, यानी कि कौन सा समास होगा, यह आपको बताना है। पहला पद संख्यावाचक, तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अगर पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 102 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। शुद्ध करने के लिए, वाक्य शुद्ध करने के लिए बहुत आता है, तो वाक्य शुद्ध करने वाला प्रैक्टिस आप करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। अभंग एक प्रकार का छंद है। अगला है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। अगला है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। अगला है, सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। इनमें से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। बाकी 3 तो अशुद्ध है, इनमें से आपको शुद्ध बताना है कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। यह क्या है, शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों अशुद्ध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 103 नंबर का सवाल है। उ ए ऐ कौन सा वर्ण है, ये आपको बताना है। चलिए तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीर्घ। ठीक है, ये कैसा है, दीर्घ वर्ण है। ठीक है, ये कैसा है, दीर्घ वर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 104 नंबर का सवाल है। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। आगे अलंकार फिर से। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें विरोधाभास अलंकार है। ठीक, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मैं तो कई बार कंफ्यूज भी हो जाता हूँ कि हम सही सही पढ़े कि नहीं पढ़े। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, यही सही है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट होगा, यानी कि विरोधाभास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 105 नंबर का सवाल हो जाएगा आपका। क्या लिखा है, पद्मावती सब सखी बुलाई, वाह मनु फुलवारी सबें चली आई। इस पंक्ति में फिर आपको अलंकार बताना है। अलंकार फिर से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 106 नंबर का सवाल है आपका। देखिए, काव्य की आत्मा किसे माना गया है, ये आपको बताना है। काव्य की आत्मा किसे माना गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यंग्यार्थ। ठीक है, व्यंग्यार्थ, काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ को माना गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 107 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस रस को रस राज की संज्ञा दी गई है। रस राज की संज्ञा, किस रस को रस राज की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ठीक है, डी लगाइएगा, यानी कि श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दिया गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 108 नंबर का सवाल देखिए। सवाल है आपका, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शब्द शक्ति। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला वो बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। यानी कोई भी शब्द है उसका एक विद्यमान, उसमें कौन सा अर्थ छुपा हुआ है, ये बताने वाले बौद्धिक व्यापार को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति उसे कहते हैं। यानी कि शब्द में कौन सा शक्ति छुपा हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 109 नंबर का सवाल देखिए, प्रतिकूल में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। अभी तक दो तीन समास के जो है आ चुके हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछले मॉक टेस्ट में भी बताए थे कि समास और अलंकार ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक हो गया ये वाक्य आपको कौन सा शुद्ध है गलत है, ये भी आपको बताना होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो राइट आंसर लगाइएगा आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा इसका सी करेक्ट होगा, यानी कि अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिकूल में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 110 नंबर का सवाल देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको बताना है। आगे ना फिर से वाक्य अशुद्ध करने वाला। तो देखिए क्या है वाक्य, आज उसके रहस्य का राज खुला। ठीक है, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। चलिए, यह सुंदरतम साड़ी है। अच्छा, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि। इसमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बाकी 3 शुद्ध है इसमें। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि यह जो है एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि, यह क्या है, एक अशुद्ध वाक्य है। बाकी ऊपर का तीनों क्या है, शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 111 नंबर का सवाल देखिए, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है, कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, यानी कि संदेह अलंकार इसमें छुपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 112 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, गाल बजाना। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डींग हाँकना। ठीक है, गाल बजाना डींग हाँकना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है,
113 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या है। सवाल है आपका, शुद्ध वाक्य बताएं। आ गया फिर से, शुद्ध और अशुद्ध बताना है आपको। प्राण निकल गया, मुझे घर जाना है, लता मेरी लड़की है, वह छत पर से गिर गया। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुझे घर जाना है, यह क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। बाकी सारे के सारे अशुद्ध वाक्य हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 114 नंबर का सवाल देखिए। इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, यानी कि इसमें कौन सा पदबंध है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, सर्वनाम पदबंध। काम करने वाली मैं, इनमें से कौन सा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 115 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है। सवाल पूरा पढ़िए, क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। छंद जो है काव्य का गुण नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 116 नंबर का सवाल देखिए। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है, पीछे वाले मॉक टेस्ट में भी आया था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि काम से भागना है ना। जी चुराना, काम से भागना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 117 नंबर का सवाल देखिए। रूपक अलंकार है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है रूपक अलंकार इसमें छिपा हुआ है ये आपको बताना है। तर्राने तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। अच्छा अगला, मगन को देखी पट देत बार बार है। ठीक है, जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। इनमें से आपको रूपक अलंकार बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 118 नंबर का सवाल देखिए। सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं ये आपको बताना है। कितने वर्ण होते हैं सवैया के प्रत्येक चरण में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 119 नंबर का सवाल देखिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ डैश होता है, वहाँ क्या होता है ये आपको बताना है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, यानी कि उत्प्रेक्षा। ठीक है, यदि उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा नामक अलंकार लगता है। तो उत्प्रेक्षा क्या है, एक अलंकार का वो है, प्रकार है। चलिए अगला सवाल है आपका, लग रहा है गद्यांश वाला आ गया है ना। गद्यांश वाला है लग रहा है। चलिए देखिए क्या कहा गया है। मैत्री की राह बताने को, अच्छा सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। ये पहले भी आया था है ना, पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था ये वाला। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बताए थे पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा गया है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि कवि ने किस बात को असाध्य कहा है। किस बात को असाध्य कहा गया है, यानी कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जिसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, उसमें पढ़ना ही पड़ जाता है। चलिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। आगे कहता है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। उस सवाल में था शायद हम यहाँ पे थोड़ा सा गलती बढ़ दिए थे, 80 होगा। ठीक है, 80 न उठाएंगे। तो अब आइए सवाल देखिए, सवाल में क्या कहा गया है। अच्छा अभी और है पद, ओ माय गॉड। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाज मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब बताना है आपको। ठीक है, सवाल कहा गया है कि कवि ने किस बात को असाध्य कहा है। ये जो असाध्य कहा था वह किस बात को कहा था। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कृष्ण को बंदी बनाना यह एक असाध्य काम है। तो वही कहा गया कि कवि ने किस बात को असाध्य कहा है, तो श्री कृष्ण को बंदी बनाना यह एक असाध्य वाक्य उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो कवि ने किस बात को असाध्य कहा है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, श्री कृष्ण को बंदी बनाना। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पिछला सेशन यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा और
टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा और इसका जो PDF फाइल आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।